सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसबीआई को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड को। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ में दोस्तों ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि जितने भी वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकेगा। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। सो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। भले मार्केट आज के दिन क्लोज है बट फिर भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की नज़र इसमें होगी। अब क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर में कैसे देखने को मिले थे, तो अच्छे देखने को मिले थे, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो वहां पर परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को नहीं मिला था। परफॉर्मेंस जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा देखने को मिला था, क्यू एन क्यू बेसिस पे अच्छा देखने को नहीं मिला था। पिछले साल कंपनी ने क्वार्टर 3 में 11,500 करोड़ या 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, वो बढ़कर 19,484 करोड़ देखने को मिला था। बट वही क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की डिप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली थी। बट इस बार मार्केट Q4 से क्या उम्मीद कर रही है, Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उम्मीद ये है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट वंस अगेन हमें कुछ खास इंप्रेस करते हुए नज़र नहीं आएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और Q1Q बेसिस पे भी। तो देखो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप टू 22% गिर सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रोविजंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब बैंक्स के नंबर आपको इनकम माइनस एक्सपेंस से दिख रहा नहीं होता है। इनकम माइनस एक्सपेंस आप देखते हो, उसके बाद आपको प्रोविज़न भी माइनस करना होता है, फिर टैक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो जब प्रोविज़न का अमाउंट मान लो बढ़ जाए तो इसका मतलब ये समझ लो कि कंपनी के एक्सपेंस आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रोविज़न वो अमाउंट होता है जिसको बैंक कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट में, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि ये पैसा बैंक्स के पास वापस से नहीं आएगा। तो इस वजह से प्रोविज़न जब भी बढ़ता है तो उसका इफेक्ट हमें सीधा नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती है। तो प्रोविज़न के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट हमें 22% तक गिरता हुआ दिख सकता है और नेट इंटरेस्ट इनकम हमें 4% तक बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 4 ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.5% से लेकर 22% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई नज़र आ सकती है। मतलब मिनिमम गिरावट अगर होगी तो 4.5% होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 22% होगी, ऐसा मार्केट ने उम्मीद किया है। इसका मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते, मार्केट प्रॉपर गिरावट की ही उम्मीद करके चल रही है, चाहे बोल सकते हैं थोड़ा हो या फिर बड़ा हो। बट एक्चुअल में रेंज क्या आ सकता है प्रॉफिट का, तो कम से कम प्रॉफिट जो आ सकता है वो 16,208 करोड़ का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 19,760 करोड़ का देखने को मिल सकता है। तो ये याद कर लो, इस रेंज के अंदर अगर प्रॉफिट दिखी तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हैं, और अगर इससे बेटर दिख गई तो आप खुश हो सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो हमें 41,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखो ये सारी प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस थी। अब अगर आपको इसके अर्निंग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि उसका नोटिफिकेशंस आपको अर्निंग्स आती विद इन 5 मिनट्स मिल सके। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको ये चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दीपक नाइट्राइट की बात करें तो पिछले 3 साल से कंपनी अपने शेयर को और प्रॉफिट को दोनों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस की है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR आपको नेगेटिव दिख रहा है, 3 साल का -2% और 1 साल का -13%।
और उसका इम्पैक्ट साफ साफ आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। 5 साल का CAGR तो चलो पॉजिटिव है, बट 3 साल और 1 साल का CAGR आप देख सकते हैं क्लियर कट इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो पहले की तरह हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। अगर 2022 की बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 24% थे, उससे पहले इससे ज़्यादा ही थे, बट ठीक है 24% ही पकड़ के चलो आप। और उसके बाद लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर का मार्जिन को देख लो, कोई भी 20 को भी टच नहीं कर पाया है, 20 के आसपास भी नहीं गया है। तो इस वजह से कंपनी के सेल्स तो बढ़े हैं बट मार्जिन्स अंडर कंट्रोल है। इस वजह से कंपनी का अंडर कंट्रोल नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अब क्या है, सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो पिछले 1 साल में 25% की ड्रॉप हमें देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में लगभग 13% की ड्रॉप और पिछले दिन लगभग 1.5% के आसपास का ड्रॉप हमें दिखा है। और फिलहाल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $58 पर बैरल के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि 4 ईयर्स लोवेस्ट प्राइस है। यानी कि पिछले 4 साल की प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 4 साल पहले वाले प्राइस पे दिख रहा है। और दीपक नाइट्रेट को पिछले 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो फेज़ था, ये फेज़ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर थे। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $60 से भी नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें अब 20 से ऊपर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और 20 से ऊपर अगर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, तो इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें स्पीड से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सो दीपक नाइट्रेट के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कंपनी के जब नंबर्स आएंगे तो उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या होगी। और अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों ये कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो किया था वहाँ पर कंपनी के इन्वेंट्री नेगेटिव में नहीं थी। अगर नेगेटिव में नहीं थी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी फ्रेश रॉ मटेरियल से अपनी इन्वेंट्री को फुल कर सकती है, जिससे क्या है कि मार्जिन्स हमें कंपनी के जल्द ही बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री हमें देखने को मिलेंगी कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल में। एज ए इन्वेस्टर अब उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स के साथ इसने 4:1 के रेशो में बोनस और 1:2 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। दोनों को मिला दोगे तो एक के बदले 10 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी बोनस स्प्लिट इंक्लूड कर। बट अगर बोनस की बात करें तो एक के बदले कंपनी आपको 4 इक्विटी शेयर दे रही है। सो अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर इरेडा की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इरेडा के नंबर्स हमें कुछ और दिख रहे हैं और परफॉर्मेंस कुछ और देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल की ही अगर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर की, तो कंपनी के सेल्स 36% से और प्रॉफिट 36% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। पहले के मुकाबले अगर देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है जिस पेस पे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उसके मुकाबले, बट फिर भी अगर 36% से भी प्रॉफिट ग्रो हुई है तो इसको हम ख़राब नहीं बोल सकते। बट फिर भी अगर स्टॉक को देखोगे तो वो हमें 40% से ज़्यादा गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिखेगा। और एक टाइम पे 55 के पी पे ये कंपनी दिख रही थी, जो कि अभी के टाइम पे 25 के पी के आसपास आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है, जिसको अगर इंडस्ट्री के पी के हिसाब से कंपैरिजन करें तो उसी रेंज के आसपास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी कंपनी का EPS से ऊपर अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है तो उस केस में कंपनी को हम ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। और कोई भी कंपनी का EPS से नीचे अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है तो हमेशा उसको अंडर वैल्यूड हम नहीं बोल सकते। अंडर वैल्यूड तब बोला जाता है जब उस कंपनी के EPS आपको कंसिस्टेंट ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और कंपनी के वैल्यूएशंस लगातार आपको नीचे ही दिख रही है, और ऐसे टाइम पे वो स्टॉक अंडर वैल्यूड मानी जाती है और पेग रेशो भी उसका आपको 0 के आसपास ही देखने को मिलता है। और अभी वही सेम चीज़ आपको इरेडा में भी देखने को मिल रहा है। इरेडा का EPS कंसिस्टेंट आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स लगातार नीचे गिरता हुआ दिखा है। यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 55 का था, उस टाइम पे कंपनी का जो EPS था वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से काफ़ी ज़्यादा नीचे था। तो इस वजह से उस टाइम ये कंपनी क्लियर कट ओवर वैल्यूड थी। करेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हमें देखने को मिला। अब क्या है कि EPS में कंसिस्टेंसी दिख रही है, तेज़ी दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम तक स्टॉक जो है वो इसी रेंज पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन एनालिसिस। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।